हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिनव पाठक और मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का अगला वन शॉट जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो हम लोग वन शॉट जो अगर हम बात करें तो हम लोगों ने 4 से 5 चैप्टर के वन शॉट कर लिए है ना। पहला वन शॉट जो हम लोगों ने देखा था वास्तविक संख्याओं का देखा था, फिर त्रिकोणमिति का परिचय देख लिया है, हम लोगों ने द्विघात समीकरण देख लिया है, एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी देख लिया है। ठीक, तो बेसिकली अगर हम देखें तो 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां चैप्टर का वन शॉट जो है वो बहुपद के बारे में, थोड़ा क्रम हमने दूसरे तरीके से रखा है कि पहले बहुपद आया फिर ये आया फिर ये आया। उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको चीजें समझ नहीं आई होंगी या आपने पीछे जो वन शॉट देखे उसमें आपको कोई दिक्कत आई होगी। तो मैं जितना जहां पे पढ़ाना है उतना मैं आपको देता रहूंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अगला वन शॉट जो हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान चैप्टर है। ये बेहद आसान चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। पहले तो इसमें 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी कि हमारे पास 2.1 है, 2.2 है और 2.3 है। अब 2 ही एक्सरसाइज है, 2.1 और 2.2। सभी मैक्सिमम बोर्ड में, सारे बोर्ड्स के लिए हम लोग ये वन शॉट ले रहे हैं। कोई ये ना सोचेगा सर ये बिहार बोर्ड के लिए है, सर ये यूपी बोर्ड के लिए है, या झारखंड बोर्ड के लिए है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए है, एमपी बोर्ड के लिए। आप जिस भी बोर्ड से हैं सभी बोर्ड्स के लिए ये वन शॉट है, क्योंकि मैक्सिमम हम वो कंप्लीट कराते हैं, वो पार्ट कंप्लीट कराते हैं जो सभी बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है। ठीक, और एनसीईआरटी फॉलो करते हुए हम अपना वन शॉट कर रहे हैं, ताकि ऐसा है कि मैक्सिमम जो हमारे पास अगर देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो बोर्ड्स हैं पेपर वहीं से सेट होता है, वहीं से बनता है। ठीक है, तो चलिए फिर अपने वन शॉट, इस वन शॉट की बात करें। बहुपद जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल की अगर बात करें बेहद आसान है। और 2.1 तो एक ही क्वेश्चन दिया गया है, जो एक क्वेश्चन वहां से आता ही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पहले देख लेते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम बहुपद का परिचय जानेंगे कि आखिर बहुपद है क्या। जैसे हमने समीकरण सीखा, जब समीकरण पढ़ने की बात आई, हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे जब, तब समीकरण के बारे में जाना। ठीक, ऐसे ही बहुपद को समझ लेंगे। फिर हमने द्विघात समीकरण समझा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो इसी प्रकार बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद आखिर होता क्या, पॉलिनोमियल होते क्या है। फिर बहुपद को शून्यक निकालेंगे। शून्यक का मतलब जैसे हमने द्विघात समीकरण के मूल निकाले थे, ऐसे बहुपद के शून्यक है। तो बहुपद के शून्यक क्या है उनकी बात करेंगे। बहुपद के शून्यक एक प्रकार से बहुपद के हल होंगे, उन्हीं की चर्चा करेंगे। उनको मान कैसे निकाला जाता है, क्या होते हैं शून्यक, उनकी चर्चा करेंगे। और अंतिम है बहुपद के शून्यक को और गुणांकों के मध्य संबंध, जहां से क्वेश्चन पक्का ही बनता है। तो 2 ही एक्सरसाइज है, मतलब क्वेश्चन दोनों से ही आएंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, और बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं। आपको इसी वन शॉट के माध्यम से, कुछ बच्चे तो ऐसा होगा अगर जिसने नहीं भी पढ़ा होगा ना बहुपद, उसको सिर्फ इसी एक वन शॉट से पूरा बहुपद समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन वो गलत नहीं करके आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बहुपद के बारे में। जो हमारे पास ये पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो 2.1 है, जिसमें हम बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद होते क्या है और बहुपदों के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ में दिया गया, मतलब बहुपद के शून्यक के बारे में हमें वहां पर पढ़ना है। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज है 2.2, जहां हमें शून्यांकों और गुणांकों के संबंध के बारे में क्वेश्चंस करने हैं। दोनों से क्वेश्चन आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले बहुपद को, पॉलिनोमियल्स को, कि होते क्या है बहुपद। नाम से कैसा स्पष्ट हो रहा, बहुत आसान है और बेहद चीजें देखोगे तो पढ़ी हुई चीजें हैं, तो सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग रेडी है ना। कैसे चल रहे हैं वन शॉट सभी के, एक बार बता देना हमको कि कैसे चल रहे हैं सभी के वन शॉट। सब समझ में आ रहा है, जो भी पिछले वन शॉट हुए सब वहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, वहां तक कोई समस्या तो नहीं लग रही किसी को। क्योंकि वन शॉट आप लोग करते रहो साथ साथ, आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। आपने 3-4 वन शॉट जो देखे उससे आइडिया लग गया होगा कि मैं किस लेवल के वन शॉट बना रहा हूं। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटता है जो डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट छूट जाए, या इस प्रकार का सर क्वेश्चन पीछे पेपर में आया हुआ है पिछले साल और आपने नहीं कराया, ऐसा कुछ भी नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। विद कॉन्सेप्ट और विद क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हमें चीजें कंफर्म होंगी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आज बहुपद को भी बेसिक से समझेंगे, बेसिक से ही बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि रिवीजन है तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में चलेगा। टाइम है अपने पास, छोटा चैप्टर, आराम से हम लोग 1-1.25 घंटा में कंप्लीट कर लेंगे। लग के 1 घंटे लग के इसको देख लो, विदाउट किसी डिस्टरबेंस के। एक प्रॉपर अपना आप फोकस होके किसी कमरे में बैठ के आप पूरा वन शॉट विधिवत देख लो, विद कॉपी पेन रख के अपने साथ में, तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, सारे वन शॉट के साथ अगर आपकी बात करें। ठीक है, चलते हैं फिर बहुपद की ओर। बहुपद की अगर हम बात करें तो बहुपद का जैसा नाम से स्पष्ट है कि बहुधन पद, बहुत सारे पद होने वाले हैं वहां पर। तो बेसिकली बहुपद बनता कैसे, पहले उसको समझ लेते हैं। हम लोग चर और अचर के बारे में जानते हैं। चर और अचर क्या होते हैं सर? चर वो मान होते हैं, सबसे पहले चर और अचर की बात कर लें अगर, क्योंकि
क्योंकि वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने जो वैसे सभी समीकरण जब पढ़ाया था तो भी चर और अचर बताया था, क्योंकि हमें बहुपद समझने से पहले बीजी व्यंजक समझना बहुत जरूरी है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बीजी व्यंजक क्या होता है, और बीजी व्यंजक बनते हैं चर और अचर के संयोग से। तो चर अचर हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चर कौन से मान होते हैं सर? चर वो मान होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, जिनका मान परिवर्तित हुआ करता है, और वहां पर हम इंग्लिश की मदद लेते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट की मदद लेते हैं। मतलब इंग्लिश कहीं ना कहीं से मैथ में घुस जाती है, और इंग्लिश जब मैथ में घुसती है और इंग्लिश मैथ जब आपस में घुस जाती है तो वो बीजी व्यंजक बनाते हैं। उन्हीं की बात करनी है। इंग्लिश की बात करें, मतलब कि जो चर होते हैं, जैसे हम एक्स वाई जेड एटसेट्रा लिख देते हैं, मतलब अन्य भी हो सकते हैं। एक्स वाई जेड हमने लिखा, यू वी से आप डिनोट कर सकते हो। तो वैसे मान जो समय के साथ परिवर्तित होते हैं, स्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, उनको हम चर कहते हैं, जिनका मान निश्चित नहीं होता है। आप प्रायः जो आप देखोगे एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। प्रायः हम बात कर रहे हैं समानता, हर केस में नहीं होगा। आप इसी एक्सरसाइज में देखोगे कहीं ना कहीं चर टी से डिनोट होगा, कहीं यस लिखा होगा स्मॉल, कहीं यू लिखा होगा, तो लिख सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं सर। कोई इंग्लिश का अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि एबीसी जो आगे स्टार्टिंग वाले होते हैं वो हम लोग अचर के संयोग में उपयोग करते हैं। जब मैंने देखा था कि द्विघात एक समीकरण जब आपको पीछे पढ़ाया था तो वहां लिखा था ax² + bx + c = 0 लिखा था, ऐसा द्विघात समीकरण व्यापक रूप लिखा था। अब ए बी सी यहां पर अगर देखो तो ये अचर है, तो सारे इंग्लिश के अल्फाबेट तो हम नहीं चर में लेते हैं, मतलब कुछ अचर भी हो जाते हैं, तो कुछ अचर के लिए उपयोग कर लेते हैं और कुछ चर के, जैसे एक्स यहां पर चर के लिए यूज है। तो ऐसे ही प्राय हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की अगर हम लोग बात कर लें, और या फिर यू वी ये इनकी बात कर लें, टी यस, इनको सबको हम चर के रूप में उपयोग करेंगे। और अचर तो आप जानते हो जिनका मान निश्चित रहता है, हमने कुछ भी लिख दिया 3 5 7 एक्सेट्रा, कुछ भी हम लिख दें, वो सारे अचर मान है जिनका मान निश्चित रहता है, इनका मान परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें हम अचर बोलते हैं। ये बात हो गई चर और अचर के बारे में बेसिक सी एक बात, ठीक। अब चर और अचर को क्या करें, जब हम चर और अचर को मिलाकर जोड़ घटाना गुणा या भाग के संयोग से इनको जोड़ के रख दें, मतलब इनको मिला के लिख दें, तो उसे ही हम बीजी व्यंजक कहते हैं। क्या, चर और अचर लेने हैं और उनको कैसे जोड़ना है, चर और अचर को लेकर हमें जोड़ना कैसे, जोड़ घटाना गुणा भाग, कैसे भी जोड़ दो उनको, कैसे भी मिलाकर लिख दो, तो उसे हम बीजी व्यंजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 4x² प्लस का 3x प्लस का 5, ये हमारे पास क्या हो गया, एक बीजी व्यंजक हो गया। क्यों, चर और अचर दोनों देखो, 4 के साथ x गुणा में है, ये अचर है ये चर है, इसके साथ कुछ स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब कुछ घात लगी हुई है x की, कोई दिक्कत नहीं। 3x लिखा है, 3x के साथ बीच में प्लस लगा, इधर प्लस लगा है, तो जब हमने चर और अचर को मिला जुला कर जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे भी लिख दो, वो सारे कैसे हो जाते हैं, वो सारे हमारे पास सर जो बीजी व्यंजक बनाते हैं। जैसे ये एक बीजी व्यंजक है, जैसे 6x की घात 3/2 माइनस का 7x प्लस का 5, ये भी क्या है, एक बीजी व्यंजक है। चर और अचर को जब भी आप मिला के लिख दोगे वो क्या बनाते हैं, बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक के माध्यम से ही बहुपद समझेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, हम तभी बेसिक से बता रहे हैं, ठीक। इनको बीजी व्यंजक कहते हैं कि हमने क्या किया, चर और अचर को मिलाकर लिख दिया, कहीं जोड़ लगा रहे हैं, कहीं घटाना लगा सकते हो, कहीं भाग भी हो सकता है। जैसे भाग के केस में मतलब कि जैसे आप ये लिख दो कि 6/x + 5 = 0, ये भी एक बीजी व्यंजक है। x बटे में है कोई दिक्कत नहीं, बटे में है, भाग में है कोई दिक्कत नहीं, x/6 लिख दो वो भी बीजी व्यंजक है। तो ये सारे क्या होते हैं, बीजी व्यंजक होते हैं। ये बात हो गई हमारी बीजी व्यंजक की। तो सर बहुपद क्या होते हैं, बीजी व्यंजक के, अगर हम बीजी व्यंजक ले लें, कोई बीजी व्यंजक ले लें, और उस बीजी व्यंजक में जो चर की घात हो वह अगर घात एक पूर्ण संख्या है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, आता भी होगा, तो वो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं जिससे रिवीजन हो जाए। लेकिन मैं इस लेवल से बता रहा हूं जिसको नहीं भी आता उसको भी आ जाए, ठीक, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है तो सब चीजें आ जाए। तो बहुपद क्या होते हैं, जब बीजी व्यंजक की घात कैसी हो, पूर्ण संख्या हो। कवाधे लोग पूर्ण संख्या भूल गए हो कि क्या होता है पूर्ण संख्या, याद है, होल नंबर। प्राकृत संख्या के बाद हमने पूर्ण संख्या पढ़ी थी, पूरी संख्याएं भी पढ़ाई थी। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 ऐसे ही अनंत तक चली जाती है, ये क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो जिस भी बीजी व्यंजक में =0 नहीं लगाते हैं, =0 अगर लग गया तो वो समीकरण बन जाती है, ये बात हमें पता है। बहुपद में केवल ऐसे ही रहता है, ठीक है, =0 मतलब समीकरण। बहुपद समीकरण कब बन जाता है, जब वो =0 के साथ जुड़ जाए, बस वो समीकरण बन जाता है। देख लो बहुपद की अगर हम बात करें तो बहुपद क्या होगा, ये बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक में क्या होता है, घात कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ 3/2 है, अगर इसको हम लिखना चाहें, इसको हम ये लिख सकते हैं
6 x को अगर ऊपर ले जाए, यहाँ x की घात 1 है, ऊपर ले जाए तो x की घात -1 + 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, घात हम ऊपर ले गए। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये एक बहुपद नहीं है। तो पहला वाला अगर देखो तो ये सर बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चर की घात जो है वो सर एक पूर्ण संख्या है, यहां भी चर की घात जो है वो 1 है। तो चर की घात जब भी पूर्ण संख्या है तो वो एक बहुपद है, बस सीधी याद रखना। किसी बीजी व्यंजक में अगर चर की घात पूर्ण संख्या है, यहां पर देखो यहां पर घात 1 है, यहां पर कोई घात नहीं, मतलब x की घात अगर लिखना चाहो तो 0 लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी सर बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। क्या ये बहुपद है? तीसरा वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर जो चर की घात लगी वो बटे की कुछ भिन्न की संख्या लिखी है 3/2, और 3/2 एक हमारे पास देखें तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, और 3/2 अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो यह एक बहुपद भी नहीं है, क्योंकि बीजी व्यंजक की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः वह बहुपद में नहीं लिया जाएगा। यहां पर भी देखो, जैसे इसको हमने 6x की घात -1 लिए, क्या ये x की घात -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है, गलत। तो पूर्ण संख्या अगर नहीं है किसी चर की घात तो वो क्या हो जाती है, वो बहुपद में नहीं आती। जब भी किसी बीजी व्यंजक की घात हमारे पास एक पूर्ण संख्या होगी वो बहुपद का निर्माण करेगी। तो इतनी बात है सिर्फ बहुपद को समझने में। क्या क्या कि सर पहले हम बहुपद से पहले चर अचर को जान लें कि चर अचर क्या होते हैं, चर अचर के संयोग से हमारे पास बीजी व्यंजक बनता है और बीजी व्यंजक के माध्यम से हम बहुपद पे पहुंचते हैं। ठीक है, जब हमने बीजी व्यंजक कैसे बनाया, इन्हीं चर अचर के सहयोग को जोड़ घटाना गुणा भाग करके लिख दिया तो ये बीजी व्यंजक बन गए। लेकिन इन्हीं बीजी व्यंजक में कुछ स्पेसिफिक टाइप के व्यंजक है। स्पेसिफिक टाइप के कौन से? जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है, वो सिर्फ बहुपद बना रहे हैं, अन्य जो है वो बहुपद नहीं बना रहे। तो बहुपद बनने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात, घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो बहुपद में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये याद रखना है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर कि जो हमारे पास घात होगी, घात, चर की घात लिख देते हैं, चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी। ये बात कहीं अपने कॉपी पे साइड में जब भी लिखो तो अपना नोट कर लो, बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होगी। तो जब भी चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी वो बहुपद का निर्माण करेगी, और बीजी व्यंजक से ही बहुपद का हमारे पास निर्माण होता है। ये बात हो गई बहुपद में। अब छोटी छोटी कुछ चीजें हमें बहुपद में जानने की जरूरत है। एक तो बहुपद के बारे में हमें घात जानने की जरूरत है कि बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में पद क्या होते हैं और बहुपद में गुणांक क्या होते हैं। 3 चीजें हम और जान लेते हैं बस बहुपद के बारे में। क्या क्या? पहली चीज हम लिख रहे हैं, पहली चीज मान लो हमने लिख दी घात, दूसरा मैंने लिख दिया पद, तीसरा हमने लिख दिया गुणांक। बस 3 चीजों से हमारा काम हो जाएगा। 3 बेसिक चीजें जान लेते, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे आगे। वैसे पहली एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया, उसका कोई नाता नहीं, लेकिन बेसिक सी बात है, जान लेते हैं, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। घात की बात अगर करें तो जैसे कि मान लो बहुपद हमारे पास कोई लिखा है, मान लो हम व्यापक रूप में बहुपद लिख रहे हैं, ठीक, मान लो ये लिखा है ax² + bx + c, ठीक, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है ax + b, ठीक, एक ये लिखा है हमारे पास केवल a, ठीक, a मतलब कि कोई कांस्टेंट संख्या, ठीक, एक ये लिखा है। तो यहां पर अगर हम बहुपद की घात देखें, अच्छा यहां पर बहुपद की घात बताओ, पहले वाले में बहुपद की घात बताओ अगर, तो x की घात कितनी लिखी है? 2, मतलब जो भी चर है उसकी घात कितनी है? 2। सबसे अधिकतम घात कितनी है? बहुपद में जितनी भी सबसे अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। सर यहां पर x की घात 2 है, यहां पर x की घात 1 है, मतलब बहुपद की जो घात है वो कितनी है? घात सर 2 है, ठीक। अब जब 2 घात का बहुपद होता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद, इसे ही हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। ऐसे यहां पर देखो तो सर x की घात 1 है, तो यहां पर अधिकतम घात चर की कितनी है? 1 है। यहां पर 2 और 1 थी, अधिकतम कितनी थी? 2, इसलिए द्विघात। यहां पर 1 है, घात 1 है, तो इसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। हमें बात पता है कि जब भी घात 1 होती है हम रैखिक बोलते हैं उसे, रैखिक। रैखिक मतलब घात 1। यहां पर अगर देखें तो सर x की कोई घात नहीं, मतलब x की घात 0 है। घात कितनी है? 0। घात जब 0 होती है तो उसे ही हम बोलते हैं अचर बहुपद या शून्य बहुपद। अचर बहुपद या इसे बोल सकते हो शून्य बहुपद। दोनों बातों का मतलब सेम है। आप जब भी कोई चर संख्या, अचर संख्या लिखी, जैसे मैंने ये लिख दिया 5, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल आएगा, लिखा होगा 5, 4 ऑप्शन दिए होंगे
कहेगा लिखेगा ये रैखिक बहुपद है, बहुपद है या नहीं है यही बताना है, या अचर बहुपद है या एक द्विघात बहुपद है। तो आप कैसे बताओगे? सर यहाँ पर 5 लिखा है, एक अचर बहुपद है, मतलब केवल अचर मान लिखा है, x की घात वहां पर 0 है। या फिर इसे ये भी लिख सकता है इसमें कि इस बहुपद की घात क्या है, तो इस बहुपद की घात कितनी है? 1 ना लिख देना, 0 है, क्योंकि ऐसा ना लगे कि 5 की घात 1 लिख दो। चर की जो घात होती है वो हम देखते हैं। तो चर की घात कितनी है? सर चर की घात यहाँ 2 थी तो द्विघात है, चर की घात 1 थी तो रैखिक है, और चर की घात 0 है, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया? एक अचर बहुपद हो गया। अब किसी का मतलब ये आएगा सर अगर घात 3 होगी, घात 4 होगी, घात 5 होगी तो हम उन्हें कौन सा बहुपद बोलेंगे? वैसे ही बोलेंगे 3 घात का बहुपद तो त्रिघात, 4 घात होगी 4 घात का बहुपद बोल दो, चतुर्थ घात बहुपद बोल दो, 5 घात होगी 5 घात का बहुपद बोल दो, 6 होगी 6 घात का बोल दो, 10 घात हो 10 घात का बोल दो। इसके लिए नहीं उसमें कंफ्यूज होना कि सर क्या बोलेंगे, क्योंकि सिलेबस में हमें यही पढ़ने, या तो वो रैखिक बहुपद दिया होगा, या अचर बहुपद दिया होगा, या द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद भी हमें नहीं पढ़ना, घात 3 बहुपद भी की बात नहीं होगी। और एक बात, एक चर वाले हमें बात दी गई है, हमेशा देखो यहाँ पर एक चर है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर x है यहाँ पर y, हमेशा एक चर वाले बहुपदों का ही हमें यहाँ पर सिलेबस में अपने पढ़ना है 10th में, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक तो घात या तो 0 घात का होगा, या 1 घात का होगा, या 2 घात का आपको दिया जाएगा, ठीक, उतने ही बात करेगा। यह बात करेगा कि वहां पर जो हमारे पास चर होगा वो हमेशा एक चर वाला बहुपद होगा, एक चर में बहुपद दिया जाएगा, हमेशा 2 चर नहीं दिए जाएंगे किसी बहुपद में, सिर्फ एक चर में दिए जाएंगे, उतने से ही हमारा भला हो जाएगा। तो ये बेसिक सी बात होगी हमारे पास बहुपद के घात के बारे में। पद आप कैसे पहचानते हो? जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुपद मैंने लिखा 3x² प्लस का 4, तो इसमें कितने पद है? पद मतलब कि कितने टुकड़े या हिस्से हैं। तो आप टुकड़े हिस्से कैसे पहचानोगे? जहां पर भी प्लस या माइनस का चिन्ह लग गया वहीं से आप टुकड़े हिस्से पहचान लो। यहां पर प्लस का चिन्ह लगा, इससे पहले एक पद लिखा, इससे बाद एक पद लिखा, तो कितने पद का हो गया? 2 पदी बहुपद हो गया। ऐसे यहां पर आगे मैं दूसरा लिखता हूं 3x² प्लस 5 माइनस का 7x, ये कितने पद का है? सर एक ये प्लस का चिन्ह लगा, एक माइनस का, तो यहां से टुकड़ा हो रहा है 1 2 3, ऐसे ही पहचानेंगे। एक और लिख रहा हूं 7x माइनस 5x² माइनस 3 प्लस का 4x3, तो यहां पर कितने पद का बहुपद हो गया? सर एक, क्योंकि यहां पर माइनस लगा तो 1 2, यहां पर माइनस लगा 3, यहां पर प्लस लगा 1 4, तो 4 टुकड़े हो गए, तो ये 4 पदी बहुपद हो गया, चतुर्थ पदी बहुपद बोल सकते हो। तो ये त्रिपदी, ये द्विपदी, ऐसे एक पद में हो सकता है। तो सिंपल यही से पद पहचानने हैं कि जहां पे प्लस माइनस के हिस्से से टूट रहा है वहीं से आप पहचान लो कि सर ये गिन लो पद, बस पदों को गिनना है अलग अलग। तो ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और 4 पदी 5 पदी ऐसे बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। घात हो गई, पद हो गई, गुणांक की बात कर लेते हैं। मैंने यहां पर एक मान लो 2 घात का बहुपद लिखा, 2 घात का बहुपद मतलब ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां से आपसे क्या पूछेगा कि x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है जो गुणा में लिखा हुआ अंक है, गुणा में लिखी हुई जो संख्या है। तो x² के गुणा में लिखी हुई संख्या कौन सी है? x² के गुणा में लिखी हुई संख्या a है, तो x² का गुणांक सर a है। मान लो दूसरा बहुपद लिखा उसने ax² माइनस का bx, केवल इतना ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है, सी वाला टर्म नहीं है। और इसमें पूछ दे कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, तो सर x का गुणांक हमें दिख रहा है कि x का गुणांक माइनस b है, हमेशा चिन्ह के साथ लेना है। तो x के साथ जो गुणा में लिखा है वो क्या लिखा है? b, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। तो x का गुणांक क्या है सर? x का गुणांक माइनस का b है। ये बातें बेसिक सी हैं, सभी को पता होना चाहिए, चिन्ह के साथ लेंगे, ऐसे ही हमें गुणांक की बात करनी है। तो बेसिक से पॉलिनोमियल के बारे में, बहुपद के बारे में हमने जान लिया कि बहुपद होते क्या है, बहुपद में क्या क्या चीजें हैं। तो बहुपद में 3 चीजें हैं, घात, पद और उसके गुणांक। बेसिक बात हमारे पास घात पर ज्यादा चलेगी, गुणांक पर ही क्वेश्चन बनते हैं, पद पर क्वेश्चन अब नहीं बनता है, कम चांसेस है, लेकिन बहुत आसान भी, पहचान भी सकते हो कि सर ये 2 पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 4 पद है। वो आराम से प्लस माइनस के चिन्ह से जहां टूट रहे होंगे इससे उनको हिस्से को काउंट कर लेना है, गिनती करनी, वो तो आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो वो कर लेंगे। और बहुपद के बारे में हमने परिभाषा जान ली कि बहुपद आखिर होता क्या है। अब चलते हैं आगे, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं कि वो पहचानने हैं कि बहुपद है या नहीं। जल्दी सब लोग बताओगे, साथ साथ बताते हुए चलो तो जल्दी से समझ में आएगा। व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, ठीक। तो हमें बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद हमें दिए गए। सिंपल सी बात समझो, एक चर वाले ही हमें करने हैं बहुपद, 2 चर वाले नहीं कर रहे हैं।
सिर्फ एक चर में होना चाहिए, और हमें यह भी बताना है कि ये बहुपद है भी या नहीं है, वो हमें पहचान लेंगे, क्योंकि अभी हमने डिफिनीशन पढ़ी है। सर बहुपद वो होते हैं जिनमें चर की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। पहला वाला क्या होगा, अच्छा बताओ जल्दी से। सर पहला वाला अगर देखो तो इसमें लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ पर 1 है, और चर भी एक ही है केवल, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो सर ये बहुपद है ना बहुपद, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हो वाई स्क्वायर प्लस रूट टी, तो वाई स्क्वायर जो हमारे पास है ये वाई है, ये चर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर चर, यहाँ पे x यूज किया गया, यहाँ पर y यूज किया गया, देखो आगे t यूज किया गया। तो y t x कुछ भी यूज कर सकता है चर के केस में, उसके लिए परेशान नहीं होना। यहाँ पर भी सर चर की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या है 2। रूट टी लगा है, वो रूट टी तो कांस्टेंट है, रूट मतलब 2 के साथ लगा है, कांस्टेंट संख्या है, अचर मान है, वो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत है। हमें चर की घात देखनी है केवल, ये तो अचर है। चर की घात हमारे पास एक पूर्ण संख्या है, बहुपद है। क्या तीसरा वाला बहुपद है? सर तीसरे वाले अगर बहुपद में हम देखें तो 3 रूट टी लिखा है, और रूट टी का मतलब क्या होता है, टी की घात 1/2 प्लस आगे लिखा है टी रूट 24। यहां से तो कोई समस्या नहीं है, इस पार्ट से हमें कोई संख्या नहीं, क्योंकि टी जो हमारे पास है वो एक चर है, उसकी घात एक पूर्ण संख्या है, रूट 24 एक कांस्टेंट अचर मान है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें चर से लेना देना है। लेकिन सर जो ये चर दूसरा वाला लिखा है ना इसी के साथ, उसमें घात 1/2 है, मतलब कि पूर्ण संख्या नहीं है, और चर की घात अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो सिंपल तीसरा वाला बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। चौथा आ जाओ, चौथे वाले में अगर देखें तो सर यहां से हमें कोई समस्या नहीं, y की घात 1 है, लेकिन नीचे भी y की घात 1 है, तो नीचे नहीं देखना, हमें इसको ऊपर लाना है। ऐसा नहीं सोचना कि यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, पूर्ण संख्या दोनों जगह है, बहुपद है, नहीं। आप y को पहले ऊपर तो लाओ, इसके व्यापक रूप में तो लाओ कि कहां पे है, तो y की घात ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी, -1 की वजह से ये पूर्ण संख्या नहीं रहेगी, तो ये भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि माइनस की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो ये जब y ऊपर आएगा तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये ना सोचना कि नीचे लिखा है तो इस वजह से दोनों पूर्ण संख्या है, सीधे हम बहुपद मार दें, नहीं ऊपर लाओगे इसे, ठीक है। अब आगे अगर बात करें, इसमें आओ, इसमें x की घात 10 है, एक पूर्ण संख्या है, y की घात 3 एक पूर्ण संख्या है, t की घात 50 एक पूर्ण संख्या है, तीनों एक पूर्ण संख्या है, तो क्या बहुपद है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पूछा गया था कौन कौन एक चर में बहुपद है। अगर केवल बहुपद की बात करता बहुपद है या नहीं तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 चर है, दिक्कत नहीं, लेकिन उसने पूछा ही था कि एक चर में, मतलब सिर्फ चर एक होना चाहिए। यहाँ x भी चर है, y भी चर है, t भी चर है, अतः ये भी बहुपद नहीं है। तो जब एक चर में अगर बहुपद होता, घाते तो सभी की पूर्ण संख्या है, बहुपद के नियम का तो पालन कर रहा है भी बहुपद, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं। ये तो 3 चर में बहुपद हो गया कि इसमें x y t 3 चर है, तो 3 चर में बहुपद हो जाएगा, लेकिन उसने एक चर में पूछा है तो इसलिए वो गलत है, बहुपद है लेकिन गलत है, क्योंकि एक चर में नहीं है। ये बात हो गई कौन कौन से बहुपद है या नहीं है, ठीक है। आगे अच्छा इसकी हमें घात बतानी है। अगला मैंने जो बताई है चीजें वो 3 चीजें, इसी पर मैंने क्वेश्चन कुछ ले लिए ताकि सभी चीजें क्लियर हो जाए। कह रहा नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद में हमें घात ज्ञात करनी है। घात बताओ, घात क्या होती है? सर बहुपद की घात वह होती है जो बहुपद में सबसे अधिकतम घात हो। बहुपद की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात बोलते हैं। सबसे मैक्सिमम वाली लेनी, कम वाली नहीं, जो सबसे ज्यादा वाली घात होगी वही बहुपद की घात होगी। पहला वाला देखो सर, इसमें x की मैक्सिमम घात 5 यहाँ पर, यहाँ 4 है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो सर यही घात हो जाएगी ये, क्योंकि 5 ज्यादा है, तो सर बहुपद की जो घात होगी वो क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इस पे आओ सर, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8, इसकी घात क्या होगी बताओ जल्दी से। घात क्या होगी इसकी? घात वह होती है जो चर में सबसे अधिकतम घात लगी हो। सर यहाँ पर तो कुछ नहीं लगी, यहाँ पर 2 लगी, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, ये लगी है ना, तो घात कितनी हो गई? सर घात 8 हो गई। इस बहुपद की पूरे की घात कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक। ऐसे आ जाओ यहाँ पर, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, अभी 5 की बात की थी। इस बहुपद की घात कितनी है? ये कौन सा बहुपद है? सर ये एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद है मतलब शून्य बहुपद है। इसमें जो चर की घात होती है वो सर 0 होती है, क्योंकि x की घात 0 की वैल्यू हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, तो x की घात वैल्यू 0 1 हो जाएगी, तो 1 गुणे 2 फिर से 2 आ जाएगा। तो यहां पर अगर घात की बात करें तो घात कितनी है? घात सर 0 है, क्योंकि यहां पर सर एक ये अचर बहुपद है, इसकी घात जो होगी वो 0 होगी, या शून्य बहुपद बोल सकते हैं, तो इसकी घात क्या होगी? 0 होने वाली। ये हो गई हमारे पास बहुपद की घात की बात। गुणांक और सीख लेते हैं, गुणांक सीख लेते हैं कि गुणांक क्या होते हैं। गुणांक से पहले ऐसा करते हैं, गुणांक के बारे में तो पता ही है, अगर हमें इसमें गुणांक बताना है, जैसे अच्छा कि y की घात 8 का गुणांक बताओ, इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि y की घात 8 का गुणांक लिखो, यही पूछेगा ऐसे, तो आप कैसे लिखोगे? सर y की घात 8 में जो गुणा में लिखा है, क्या लिखा है? 2,
तो 2 हो जाएगा। ऐसे अगर पूछ दे, अच्छा इसी क्वेश्चन में पूछ दे x की घात 0 का गुणांक बताओ, तो क्या होगा बताओ। अच्छा कोई लोग इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दूसरे नंबर में, दूसरे नंबर क्वेश्चन में अगर पूछ दे x की घात 0 का गुणांक क्या है, तो क्या गुणांक है बताओ। x की घात 0 में कहां से मिलती है, अचर बहुपद से, जो अचर वाला पद होता है। जैसे ये यहां पे अचर पद था, ऐसे अचर पद यहां पर कौन है, ये 2 ही है। तो यहां पर x की घात 0 का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के साथ ही x की पावर 0 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x की पावर 0 का गुणांक क्या है, 2 है। तो गुणांक पर भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, वो आराम से हम लोग कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है गुणांक के बारे में क्या है, गुणा हुआ के साथ जो लिखा हुआ अंक है। माइनस का अगर y क्यूब का पूछ देगा तो माइनस का 1, y स्क्वायर का तो माइनस का 1, चिन्ह के साथ लेना, जो आगे प्लस माइनस लगा उसके साथ लेना है। ठीक है, चले आगे। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि x बराबर 2 पर एक px एक हमें बहुपद दिया गया है x के रूप में, और बहुपद का मान ज्ञात करना है। बच्चे पूछते हैं सर px क्या है। px बहुपद को डिनोट प्रदर्शित करने का एक तरीका है। p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब कि x के रूप में हमें बहुपद दिया जाएगा। देखो यहाँ सब x दिया गया, यहाँ अगर t लिखा होता तो t के रूप में बहुपद होता, यहाँ y लिखा होता तो y के रूप में बहुपद होता है। तो कभी px लिखा होगा, कभी qx लिखा होगा, कभी tx लिखा होगा, ux लिखा होगा, uy कुछ भी लिखा हो, उसका मतलब ही यही है कि वो एक बहुपद को डिनोट कर रहा है। मैक्सिमम px यूज करते हैं, बस उतना याद रखो, उतना ही अपने काम का है। तो इस बहुपद का हमें मान निकालना है x बराबर 2 पर। बहुपद हमें क्या दिया गया, लिखते हैं px बराबर 3x क्यूब माइनस का 4x प्लस का रूट 11। इस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है कहां पर, x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर मतलब क्या है कि जहां जहां x की जगह 2 रख दो, जहां जहां इस पूरी लाइन में तुम्हें x दिख रहा है, जहां जहां इस पूरी लाइन में तुम्हें x दिख रहा है, उसकी जगह आप उठा के 2 रख दो। जैसे यहां पे x था, यहां पे 2 रख दो, यहां पर x था जहां जहां तुम्हें दिख रहा हो, इंटू 2 की घात 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11 P2। इसको जोड़ लो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 2 की घात 3 हो जाएगा 8 गुणे 3 24, माइनस 4 दूना 8 प्लस रूट 11 P2। 24 से 8 चले जाएंगे, कितना बचेगा 16। तो 16 और प्लस रूट 11। रूट 11 की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, रूट 4 होता मान लो हम 2 लिख लेते, 9 होता 3 लिख लेते, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे छोड़ दो। बस P2 x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या हो गया, रूट 16 प्लस रूट 11। बस जहां जहां इसमें x बराबर, जहां x दिख रहा है वहां 2 रख दो, कुछ दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ऐसे मान लो यहाँ पर x बराबर 5 पर पूछ देता तो 5, -2 पूछ देता तो -2 रख देते, -5 रख देता -5 रख देते, जो बोले वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये बेसिक सी बातें हो गई बहुपद से पहले। अभी एक्सरसाइज पे हम लोग नहीं पहुंचे, ये सिर्फ हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी कि बहुपद में क्या क्या चीजें होती है, उस पर कैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। तो ये इससे आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीजें बहुपद में होती है, किस रूप का होता है, कैसे कैसे करना होता है। ठीक है, अब पहली एक्सरसाइज चलते हैं 2.1 की ओर। 2.1 में अगर हम बात करें तो 2.1 में हमें बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ज्ञात करना है। इससे पहले हम क्या करते हैं, बहुपद के शून्यक को समझ लेते हैं कि बहुपद का शून्यक का मतलब क्या है, कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। ये है हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज। इसमें 2 ही क्वेश्चन है, पता है, एक उदाहरण में दिया गया ग्राफ वाला क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज में दिया गया। एक उदाहरण में, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ये 6 पार्ट है, इसके 6 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया, मतलब क्वेश्चन तो ये एक आएगा ही, और बेहद आसान क्वेश्चन है, देख के ही आंसर मार दोगे। अभी देख लेते हैं इसको क्या है। पहले उससे पहले बहुपद के शून्यक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बहुपद के शून्यक का मतलब क्या है। बेसिक सा बहुपद के शून्यक का मतलब यह है कि बहुपद के शून्यक में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बनाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि चर का वो मान जो बहुपद को शून्य बनाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद को शून्य बनाने वाला जो चर का मान होता है वही शून्यक होता है। बस इतनी सी बात है। क्या मतलब है इसका, जैसे मैंने कोई एक बहुपद लिखा, मान लो बहुपद को मैं px से यहां पर लिख रहा हूं, x + 5 लिख दिया मैंने। मान लो एक बहुपद है, एक चर में है, चर की घात 1 है, एक पूर्ण संख्या है, बहुपद है, 2 पद लिखे हैं x + 5, ठीक, x और 5। अगर हम इस बहुपद में x बराबर -5 रखें, x बराबर -5 पर ध्यान से देखना, x बराबर हम अगर -5 रख दें तो x जहां दिख रहा हुआ -5 रख दो, -5 + 5, 5 से 5 कट गया,
-5 इक्वल टू 0। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, ये 0 निकलने के आने का मतलब क्या हुआ, इस बहुपद को हमने शून्य कर दिया। कैसे शून्य किया, x बराबर -5 रखने पर। मतलब x बराबर -5 इस बहुपद का एक शून्यक है, मतलब -5 इस बहुपद का एक शून्यक है। x का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो x बराबर -5 रखने पर हमने देखा कि बहुपद का मान शून्य हो गया, अतः यह एक बहुपद का शून्यक है। सीधी सी बात यह है कि x का यह मान, x का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर बना दे, 0 के बराबर बना दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। कैसे भी आपको शून्य मिल जाए वो वहां से आपको शून्यक कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिया px बराबर x -7। अब यहां पर ये थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं कि कैसे ये शून्य बन सकता है। अगर हम यहां पर x बराबर 7 रखें तो यहां पर P7 आ जाएगा। 7 रख दो x की जगह, ये कट जाएगा। P7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। मतलब x बराबर 7 जो है वो इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। जब भी किसी बहुपद की बात करें, उस बहुपद को वह अगर चर का वह मान रख दे जिससे वो बहुपद शून्य बन जाए, वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। बस इतनी सी बेसिक सी बात है कि चर के वो मान जो बहुपद को शून्य बना दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो वैसे ही हमने जो चर बराबर यहाँ पर -5 रखा तो बहुपद का मान शून्य हो गया, यहाँ 7 रखा तो हमारे पास बहुपद का मान शून्य हो गया। तो जिस भी मान से बहुपद का मान शून्य निकल के आ जाए वो बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। बस इतनी सी परिभाषा याद रखनी कि बहुपद के शून्यक क्या, जिस मान पर बहुपद हमारे शून्य के बराबर आ जाए। इसको निकालने का एक तरीका ये भी है कि जैसे x + 5 लिखा था, अब हमें इसका शून्यक ज्ञात करना था। तो अगर रैखिक बहुपद दिया गया है तो सबसे रैखिक बहुपद के केस में कि इसको हम डायरेक्टली 0 के इक्वल कर दें। मतलब 0 के इक्वल करने का मतलब क्या है, जैसे हमें ये दिया गया है px बराबर, हमें यहां पर बहुपद दिया गया था x + 5। अगर हम इस px को इक्वल टू 0 कर दें, ठीक, तो इक्वल टू 0 पर करने पर क्या होगा, x + 5, यहां पर px बहुपद दिया गया था वो रख दिया, इक्वल टू 0, तो x बराबर -5। तो यहां से x का मान क्या निकला है, -5। मतलब -5 रखने पर इस बहुपद में शून्य के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि हमने इक्वल टू 0 किया था। तो x बराबर जब -5 रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, वो हमें ऊपर दिख रहा। ऐसे 7 रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। इससे हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक। ये हो गया हमारे पास एक चर में बहुपद। अगर द्विघात बहुपद दिया जाए, क्योंकि सबके अलग अलग बहुपद के शून्यक निकलेंगे, एक चर में भी बहुपद हो सकता है, ठीक, दो चर में भी बहुपद, एक चर में बहुपद, एक घात में, मतलब कि एक चर की बात तो चर तो हमेशा एक ही रहने वाला है, एक घात में बहुपद हो सकता है, दो चर में भी हो सकता है, तीन चर में। बेसिक हमें जो पढ़ने हैं वो एक चर में या तो एक घात में बहुपद दिया जाएगा या दो घात में बहुपद दिया जाएगा। दो ही प्रकार के बहुपद आपको दिखेंगे। मैक्सिमम केस होता है कि द्विघात बहुपद देता है, जो अगला क्वेश्चन भी हमने लिया है। द्विघात बहुपद के आपको शून्यक निकालने को कहेगा। द्विघात बहुपद को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद का मतलब क्या है। द्विघात बहुपद नाम से स्पष्ट है, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था घात में कि जिस भी बहुपद की घात 2 होगी उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर इसका व्यापक रूप लिखे तो कैसा हो सकता है, ax² + bx + c। ये एक द्विघात बहुपद है, दिख रहा है। x की घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो वही द्विघात बहुपद है। फिर उसके बाद x की घात 1 वाला पद है, फिर वो c वाला भी पद है, ठीक। तो इस बहुपद की अगर हम बात करें तो ये एक क्या है, एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, ठीक। अब एक बात तो ये कि एक चर में जो हमारे पास रैखिक बहुपद है, मतलब एक घात में बहुपद है, तब तो हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि -5 रख दिया, या हमने इसको इक्वल टू 0 करके x का मान निकाल लिया जिससे वो 0 हो जाए। या यहां पर भी अगर दो घात में बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो उस केस में अब कैसे बहुपद का मान निकालेंगे उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है x² + 5x + 4 = 0 के शून्यक निकाल। अब इसको अगर हम डायरेक्टली इक्वल टू 0 कर भी दे तो ऐसे तो नहीं निकल आएंगे मान, कहीं ना कहीं इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। जब x को गुणनखंड करके इस द्विघात को हम रैखिक बहुपद में बना लेंगे, फिर इक्वल टू 0 करके x के मान निकाल लेंगे। तो डायरेक्टली 0 करने से तो कोई फायदा है नहीं, मतलब कि हमें पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद दिया गया है px बराबर x² + 5x + 4। हमें गुणनखंड करना आता है, 9th से हम लोग सीख रखे, वही बस इसके गुणनखंड करना है। द्विघात बहुपद में कुछ नहीं करो, सिंपल गुणनखंड कर दो, उसको रैखिक बहुपद में तोड़ लो। कैसे, x² + 5x + 4 लिखा है। अब हमें अगर देखें तो हम अगर इसके गुणनखंड करने, मतलब गुणा करने पर क्या आने चाहिए, गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए,
और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 4 गुणा करने पर आना चाहिए और जोड़ने पर 5। तो जोड़ने पर 5 चाहिए, तो एक तो 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2 हो सकते हैं, एक हो सकता है 4 एकम 4, लेकिन जोड़ने पर हमें 5 चाहिए। तो 2 और 2 जोड़ के 5 तो मिलेगा नहीं, 4 और 1 जोड़ के 5 मिल जाएगा, मतलब 4 और 1 में तोड़ लेते हैं इसको। तो क्या करो, इसको 4 और 1 में तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, 4 और 1 में तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर तोड़ते हैं, पी एक्स तोड़ो एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने लिख लिया 4x प्लस एक्स प्लस का 4, पी एक्स। यहां से x कॉमन आ रहा है, दोनों से x कॉमन ले लो, x प्लस 4 प्लस 1 यहां से कॉमन आ रहा है x प्लस 4, ठीक, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं, मतलब प्लस 1 कॉमन आ रहा है। तो यहां से क्या मिल गया, एक x प्लस 4 दोनों से कॉमन हो गया, बचा क्या x प्लस 1। अब इसको हमने क्या किया, जब भी द्विघात बहुपद आएगा यही काम करना है हर द्विघात बहुपद में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिलेगा ही कि द्विघात बहुपद के ये शून्य बताओ। अभी आगे और भी इसके क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इससे क्वेश्चन पक्का ही आएगा। द्विघात बहुपद था, उसके गुणनखंड किए हमने, 2 घात में था, इसको 1 घात में बना लिया, यहाँ भी घात 1, यहाँ पर भी घात 1, एक चर में बन गया, अरे 1 घात में बहुपद बन गया। अब इसको इक्वल टू 0 कर दो। अब इस बहुपद को क्या करो, इक्वल टू 0 करके सीधे मान निकाल लो, बस। अब इसको इक्वल टू 0 करके एक बार हो जाएगा सर ये x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक बार हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस बहुपद को अब क्या करो, यहां से हमने क्या किया, px इक्वल टू 0 कर लिया सीधा, ठीक। इस px को इक्वल टू 0 किया, px क्या था ये, इसको इक्वल टू 0, यहां से एक बार ये 0, यहां से एक बार ये 0, ये x बराबर आ गया माइनस का 4, और यहां से x बराबर आ गया उस साइड जाके माइनस का 1। तो -4 और -1 क्या हो गए, ये सर शून्यक हो गए बहुपद के, क्योंकि ये क्या है, अगर हम -4 इस बहुपद में रखेंगे तो भी बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, -1 भी अगर इस बहुपद में रखेंगे तो भी बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। रख के देख सकते हो, -4 रखो तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 प्लस के माइनस माइनस का स्क्वायर, -4x की जगह रखोगे माइनस का 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 और प्लस का 4, देखो 16 और 4 20 हो जाएगा, और ये माइनस का 20 कट के 0 हो जाएगा, चाहे -1 रख लो तो भी 0 आ जाएगा। ये बस देखने का तरीका है, रखना नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि x के वो मान जो बहुपद को शून्य बना दे, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। अगर वो रैखिक बहुपद है, एक घात का बहुपद है, तो डायरेक्टली देख सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 करके x का मान निकाल सकते हैं, इसको भी इक्वल टू 0 करके x का मान निकाल सकते हैं, और वो हमारे पास बहुपद का शून्य होगा। लेकिन अगर द्विघात बहुपद है तो हमें क्या करना होगा, उसके पहले गुणनखंड करो, फिर इक्वल टू 0 करो, तो द्विघात बहुपद आपको मिल जाएगा, उसके शून्यक आपको मिल जाएंगे, और उससे आप आराम से बहुपद के शून्यक बता सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे इसके हम और भी क्वेश्चन लगाएंगे जो एक्सरसाइज में भी दिए गए, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, बहुपद के शून्यक के बारे में। यहां पर एक लाइन हमने कुछ गंदी सी लिखी है, अभी वो लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा जब हम इस पर क्वेश्चन लगा लेंगे। लाइन क्या लिखी है एक बार पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, पहले इसका मतलब क्या है। ज्यामितीय अर्थ मतलब ये होता है कि उसके कई ग्राफ की बात हो रही है, उसके आलेख की बात हो रही है, कि अगर किसी बहुपद का आलेख बना है तो उसका शून्य कैसे निकाला जा सकता है, उसके शून्य कैसे बताए जा सकते हैं। क्योंकि ये तो हो गया, मतलब हमें इस रूप में दिया गया तब शून्य बताने। अगर हम केवल इस बहुपद को ग्राफ के माध्यम से आपको दे दे और फिर कह दे कि इसका शून्य बताओ, तो बता पाओगे। और एक छोटी सी चीज ये कि आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ बना बनाया आएगा, उसके लिए ना परेशान होना कि सर ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं। ग्राफ बना बनाया तुम्हें एग्जाम में मिलेगा, बस देख के तुम्हें बताना होगा कि इसमें कौन कौन से बहुपद के कितने शून्यक है, कौन कौन तो वो भी नहीं, कितने शून्यक है, सिर्फ शून्यकों की संख्या बतानी होगी। और उसी के लिए ये हमारे पास एक फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो। किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या, किसी बहुपद की जो शून्यकों की संख्या होती है, ग्राफ के माध्यम से जब देख रहे हो, बहुपद के ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदन की संख्या के बराबर होता है। एक्स अक्ष को जितने बार ग्राफ काट रहा होगा, प्रतिच्छेद कर रहा होगा, वही उस बहुपद की शून्यकों की संख्या होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लो एक ग्राफ बनाता हूं आपके सामने, मैंने एक ग्राफ बनाया कुछ इस प्रकार से, ये ग्राफ बनाया, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे ग्राफ बना दिया। ये बना बनाया तुम्हें मिलेगा कॉपी, ऐसे ही पूरा तुम्हारे बुक में लिखा हुआ दिखेगा।
जो भी पेपर होगा उसमें मिलेगा। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 1 नंबर में बनता है क्वेश्चन, या तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा या 1 नंबर वाले उसके बाद जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें मिलेगा, और बेहद आसान। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होती है वो एक्स अक्ष पे प्रतिच्छेद करने वाली संख्याओं के बराबर होती है। अच्छा, एक्स अक्ष पे जो ग्राफ है वो कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? प्रतिच्छेद मतलब काट रहा है। एक तो यहां पर एक्स अक्ष को काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है। कितनी जगह काटा? 3 जगह। मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। वाई अक्ष की तरफ ध्यान नहीं देना है कि क्या हो रहा है, सर वाई अक्ष पे भी तो काट रहा है। नहीं, ये नहीं सोचना कि वाई अक्ष पे काट रहा है तो क्या होगा या क्या कर रहा है, उससे आपका कोई अभी मतलब नहीं। आगे जब पढ़ेंगे, आगे जब क्लास चेंज होगी, 11th में पहुंचेंगे तो सब मतलब आपको समझ में आएगा। अभी इतना सिर्फ दिमाग में रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्स अक्ष पे जितनी जगह ग्राफ काटेगा, जितनी जगह भी टच होगा, वही उसके क्या होंगे? उसके शून्यक होंगे। वाई अक्ष को ध्यान नहीं देना है, कुछ भी नहीं सोचना है कि सर वाई अक्ष पे काटेगा तो क्या होगा, या वाई अक्ष पे काट रहा है उसको काउंट करेंगे या नहीं, कुछ करेंगे ना, काउंट करेंगे ना उसे देखें। वाई अक्ष की तरफ ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ एक्स अक्ष की तरफ ध्यान दो और देखो कि एक्स अक्ष पे कितनी जगह काट रहा है। 1 2 3 जगह काट रहा है, 3 हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, पहला वाला बताओ। अच्छा, अगर हम यहां पर देखें एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है? सर एक्स अक्ष को ये एक जगह पर काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है। मतलब इसका बहुपद का यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी है? 1। इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है? 1। ये बहुपद ही है, इस बहुपद को बस ग्राफ से दिखा दिया गया, ग्राफ के माध्यम से बना दिया गया। हमें ग्राफ नहीं बनाना, ये बात मैं बता चुका हूं। ग्राफ बना बनाया ऐसे ही मिलेगा तुम्हें एग्जाम में, और एक कोई पार्ट मिलेगा, ये छइयों नहीं आएंगे। कोई एक आएगा और कह देगा उसकी संख्या बताओ, कोई एक ऐसे बीच का दे देगा, कहेगा इसकी संख्या बताओ। अब जल्दी जल्दी से बताओ संख्या कितनी है। एक्स अक्ष पे देखा एक काट रहा, वाई अक्ष पे ध्यान नहीं देना। इसमें देखो एक्स अक्ष पे ये एक जगह काट रहा है, एक ये जगह काट रहा है, 2 हो गया। आगे वाले का बताओ, सर ये एक एक्स अक्ष को यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है, 3 हो गया। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। आगे आओ, यहां पर अगर देखें तो सर एक्स अक्ष ये, तो यहां पे बस इसी को ध्यान दो, एक जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1। अगर ऑब्जेक्टिव पे आएगा तो ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4। कितनी है शून्यकों की संख्या? 1। टिक मारो, आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं सोचो क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर 1 नंबर में वैसे आता है कि थ्योरेटिकल रूप है, तो आपको ग्राफ बना होगा, आप लिख दोगे कि एक्स अक्ष को ग्राफ जो है वो एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या 1 होगी। बस इतनी बात लिख देनी है। यहां पर देखो एक जगह यहां पे टच कर रहा है, बस एक जगह। यहां पर आओ, 1 2 3 4, कितनी जगह? 4 जगह। जितनी जगह एक्स अक्ष को ग्राफ काट दे वही उस बहुपद का शून्यांकों की संख्या होगी और कुछ नहीं। ठीक, ये उदाहरण में क्वेश्चन दिया गया, एकदम बेसिक सा 2.9। अब इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में दिया गया। जल्दी जल्दी इसके भी बताओ। पहला वाला बेहद इंपॉर्टेंट, एक्स अक्ष पे ग्राफ कहीं नहीं काट रहा है, कहीं भी एक्स अक्ष को नहीं काट रहा, वाई अक्ष पे काट रहा है, हमें उसको ध्यान नहीं देना है। एक्स अक्ष पे सर कहीं भी नहीं काट रहा है, बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 होगी। क्या होगी? 0। इसमें कोई बहुपद का शून्यक हमें नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स अक्ष पे ग्राफ नहीं काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 0। आगे आओ, यहां पर देखो तो एक जगह काट रहा है सर एक्स अक्ष को, यहां पर आओ तो 1 2 3, 3 जगह पे काट रहा है। ठीक, यहां आओ सर 1 2, ठीक, चाहे इधर काटे चाहे इधर काटे, एक्स अक्ष बस देख लिए। ठीक है, इधर आओ, 1 2 3 4, 4 जगह काट रहा है, 4 हो गई सर। आगे आओ सर 1 2 3, तो कितनी होगी? 3। टच करे या काट के निकल जाए, दोनों बातों का मतलब एक ही है, वो प्रतिच्छेद में ही गिना जाएगा। तो वहां पर कितनी जगह काट रही? 3 जगह। बता लोगे सारे लोग, कोई भी ग्राफ दे देंगे बता दोगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं। जैसे ये ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ मैं अपनी तरफ से बनाता हूं, मान लो ये ग्राफ है, कितनी जगह काट रहा है? अगर एक्स अक्ष को देखे सर, एक्स अक्ष को ये एक यहां पे काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है, एक यहां पर, तो कितनी हो जाएगी? 3। बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कुछ आराम से कर लोगे, अब सब पे विश्वास है, सारे लोग कर लोगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है टफ है। 2 क्वेश्चन थे, दोनों आप लोगों ने कर ली। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसमें हमें बात है बहुपद के शून्यांकों और उनके गुणांकों में संबंध। शून्यांकों के बारे में हमने सीख लिया कि क्या शून्यांक है, जो बहुपद को शून्य बना रहे होते हैं वो शून्यांक ही कहलाते हैं। जो बहुपद को शून्य बना रहे हो वो चर के मान जो बहुपद को शून्य बनाए शून्यांक कहलाते हैं। इसके गुणांकों के साथ संबंध क्या होता है उसकी बात करते हैं। इसमें अब बात करते हैं हमेशा एक द्विघात बहुपद की। उस द्विघात बहुपद का शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध दिया है। कब किसकी बात होगी? द्विघात बहुपद की। तो एक द्विघात बहुपद हम पहले लिखते हैं। हमने एक द्विघात बहुपद लिखा, ax² प्लस का bx प्लस c।
एक द्विघात बहुपद लिख लिया, व्यापक रूप में है, x की घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, एक द्विघात बहुपद है, ए बी सी गुणांक है, हमें पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x की घात 1 का गुणांक है, x का गुणांक b है, और अचर पद हमारे पास c। ठीक, यहां पर क्या है सर, हमारे पास अगर देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लेते हैं पूरी चीजें। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है सर a, x का गुणांक क्या है सर, x के साथ जो गुणा में लिखा है वो b लिखा है, और c क्या है, अचर पद है, अचर पद है, कांस्टेंट पद है, वो c है। ठीक, अगर हम ये मान लें कि इस जो ये बहुपद हमने लिया है, माना बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अगर ये बात हम मान लें, सर अल्फा बीटा ही क्यों माने, कुछ और क्यों नहीं माने, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, P और Q है, T और Y है, C और Z है, मान सकते हो, लेकिन उनको हम C और, जैसे C और Z बोला तो Z एक हम चर संख्या में लेते। अल्फा बीटा एक स्टैंडर्ड है, बुक ने फॉलो किया है, सभी अभी तक यही फॉलो करते हैं, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि फिक्स पैटर्न है कि अल्फा बीटा लेकर चलना है, उससे सबको समझ में आ जाएगा अल्फा बीटा किस लिए यूज हुआ है, तो एक फिक्स पैटर्न के हिसाब से समझने भी आसानी रहेगी कि अल्फा बीटा मान ले तो वही मानने हैं, क्या मानने हैं, अल्फा और बीटा, वही हमारी बुक भी फॉलो करती है, वही स्टैंडर्ड है एक प्रकार से। ठीक है, ऐसा कोई वो रॉकेट साइंस नहीं उसमें। तो माना बहुपद के जो शून्यक है वो अल्फा तथा बीटा है। ठीक, अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो दो चीजें होती है, शून्यकों गुणांकों में दो ही संबंध हमें दिए गए, एक उनके गुणांक शून्यकों के योगफल का और एक उनके शून्यकों के गुणनफल का। दो बहुपद के शून्यकों का जो योगफल होता है जैसे अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का योगफल जब हम लिखते हैं, शून्यकों का योगफल वो क्या होता है सर, शून्यकों का योगफल होता है कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला होता है। शॉर्ट में अब इसे बोलते हैं शून्य क्या होते हैं, शून्यकों का योगफल ले रहे, का योगफल भी लिख दो यार यहां पर, शून्य का योगफल क्या होता है, शून्य का योगफल लिख दो, शून्यकों का योगफल। ठीक, शून्यकों का योगफल ले, तो शून्य हमने क्या लिए, अल्फा और बीटा लिए, तो अल्फा प्लस बीटा, इसी को हम लिखते हैं x का गुणांक माइनस चिन्ह के साथ, x का गुणांक क्या है b, तो इसका गुणांक माइनस चिन्ह के साथ माइनस का b, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, मतलब माइनस b बटे a। तो जो शून्यकों का योगफल हो गया वो क्या हो गया, माइनस का b बटे a, जहां पे माइनस x का गुणांक b था और एक्स स्क्वायर का गुणांक a था, तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बटे a। इसी प्रकार अगर हम शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं, दो ही चीजें होती हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सर, शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे a, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा सर, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं c बटे a। तो दो ही फार्मूले होते हैं जो हमें याद रखने हैं, बस इन्हीं से सारे क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे। एक हो जाएगा शून्यकों का योगफल का, एक हो जाएगा शून्यकों के गुणनफल का, दो ही फार्मूले हैं, माइनस b बटे a शून्यकों का योगफल होता है और c बटे a शून्यकों का गुणनफल होता है, पता भी होगा बहुत से बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, ये बात हो गई हमारे पास, ये गुणांक हो गए, ये बहुपद के हमने अल्फा बीटा हमने बोल बाल ली। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन हमें करने होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। 2.2 यहां से हमारी स्टार्ट हो जाती है, 2.1 खत्म हो गई भाई, 2.1 यहाँ पे खत्म हो गई, ये 2.1 हो गई, 2.2 यहां से स्टार्ट होती है। दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो, और द्विघात बहुपद के शून्य निकालना अभी सीखा हमने, कहां पे, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन में, इसी सब क्वेश्चन में निकालने हैं हमें, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं और शून्यकों और गुणांकों भी संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। समझ लेंगे अभी क्या होती है सत्यता की जांच, इनके गुणांकों संबंधों में, मतलब क्या सत्यता की जांच है, इनके गुणांकों के योगफल और गुणनफल की जो सत्यता की जांच है वो भी जान लेंगे। स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन सीधे स्टार्ट करते हैं। तीन क्वेश्चन मैंने डिफरेंट टाइप के लिए, तीन टाइप के क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा द्विघात बहुपद के ही शून्यक की बात होगी। अच्छा, द्विघात बहुपद में तीन फॉर्मेट बनेंगे, कौन कौन से, देखो मैं पहले लिख के बता देता हूं, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c,
एक होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, एक होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अच्छा ये बताओ द्विघात की मतलब क्या होता है कि घात दो होनी चाहिए, मतलब a का गुणांक कभी शून्य नहीं हो सकता, a डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? जैसे a जीरो कर देंगे तो x भी ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो वो द्विघात बहुपद कहा रहेगा, सिर्फ इतने टर्म रह जाएंगे bx और c, तो वो एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद रहने के लिए a तो कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा, b और c दोनों जीरो हो सकते हैं। तो पहले वाले केस में तो तीनों चीजें हैं हमारे पास, व्यापक रूप में है कि ए एक्स स्क्वायर भी है, बी एक्स भी है और सी भी है। दूसरे वाले में हमने सी को हटा दिया कि अचर हो सकता ना भी हो तो भी द्विघात बहुपद है क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। तीसरे वाले में हमने बी एक्स को हटा दिया तो भी द्विघात बहुपद है क्योंकि एक्स की घात 2 है, बी एक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही तीन फॉर्मेट हो सकते हैं द्विघात बहुपद के। फॉर्मेट हमने एक प्रकार से लिख दिए, क्या क्या रूप में हो सकते हैं, फॉर्मेट बता दिए इसके। ठीक, फॉर्मेट या रूप आप बोल सकते हो कि जो फॉर्मेट होंगे वो क्या होंगे, या तो इस प्रकार का होगा, या इस प्रकार का, या इस प्रकार का। वही तीनों प्रकार के हमने क्वेश्चन भी लिए। इसमें देखो पूरे हैं, ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स भी है और सी है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर मान सकते हो, बी एक्स है, सी नहीं है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स नहीं है, सी है। ठीक, तो तीनों प्रकार के हो गए। देखो यहाँ पर देखो यू यूज किया है चर के रूप में, यहाँ टी यूज किया, यहाँ पर एक्स यूज किया, तो अलग अलग चर यूज हो सकते हैं, लेकिन हर जगह जो पूरी लाइन होगी एक ही चर लिखा होगा। जैसे पूरी लाइन में एक्स है, पूरी लाइन में यू है, पूरी लाइन में टी है। ठीक, ये चीजें हमें याद है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये पहला वाला जैसे हमें करना है, पहला वाला हम लेते हैं, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स। इसको सीधा आप क्या करते हैं, पहले पी एक्स के बराबर ही ले लेते हैं, सीधे बहुपद है। पहला लिया, इसको हमने मान लिया कि माना पी एक्स बराबर क्या है, ये बहुपद हमें दिया गया, लिख लेते हैं आप। पहला वाला यहाँ पे लिखा, माना, पूरा वैसे ही लिख रहे हैं विधिवत जैसा एग्जाम में लिखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% से ज्यादा चांस है कि इस क्वेश्चन को आएगा ही, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन एक ही में सब समझ में आ जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें पता है द्विघात बहुपद के जब हमें शून्यक निकालने होते हैं तो इसके गुणनखंड करने पड़ते हैं, तो गुणनखंड करते हैं, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड करने, यहाँ पे 1 है गुणे माइनस 8, तो 1 गुणे माइनस 8 मतलब कि माइनस का 8। तो माइनस 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर माइनस 2 आना चाहिए। घटाने पर क्या है, माइनस 2, क्योंकि माइनस लगा है मतलब घटाने पर माइनस 2 है। ठीक, घटाने पर माइनस 2 आना चाहिए, माइनस ये भी लगा है तो माइनस 2 आना चाहिए घटाने पर। यहाँ प्लस लगा होता है तो जोड़ने पर बोलते, माइनस लगा है तो माइनस पे। तो 8 माइनस 8 के फैक्टर कर ले, तो एक तो होता है 8 एकम 8 भी होता है, 1 अट्ठे 8, एक होता है 4 दूना 8। दो ही तरीके से हो सकते हैं, 4 से 2 जरूर घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, 8 से 1 घटाने पे 7 मिलेगा, 8 1 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, मतलब 4 और 2 का बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। ये रफ का काम है, इसको नहीं करना है, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। ये सोचना है, मन में सोचना है, रफ में सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर हमने लिखा माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। माइनस 4x और 2x में तोड़ लिया, माइनस 4 से 2 जाएंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, 4 दूना करेंगे तो भी माइनस का 8 मिल जाएगा। कॉमन ले लो, पी एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 कॉमन लिया यहां से क्यों ले लो भाई, यहां से कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 4, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, यहां पर एक्स माइनस 4। पी एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स माइनस 4 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 2। कर लिया वही काम। इस द्विघात बहुपद को रैखिक गुणनखंड के रूप में, दो गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। जब इस गुणनखंड के रूप में तोड़ लो, इक्वल टू 0 कर दो, x के मान जो होंगे वही बहुपद के मान होंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। पी एक्स बराबर सीधे क्या करो, 0 के इक्वल कर दो। इससे क्या होगा, यहीं पे लिखते हैं इस साइड, x माइनस 4 x प्लस 2 जो आया है इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो इसी बहुपद को इक्वल टू 0 कर दिया। एक बार कर दो x बराबर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक बार कर दो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 1 सर आ गया 4, एक आ गया x बराबर माइनस 2। 2 शून्यक हमारे पास निकल आए, जितनी घात होगी उतने बहुपद के शून्यक होंगे। यहाँ पर 2 घात थी तो 2 शून्यक निकल आए, कोई दिक्कत नहीं, 4 और माइनस 2 निकल आए। ये तो हो गई शून्यक की बात, जो हमें पता भी थी कि ऐसे ही करनी होती, गुणनखंड करने होते हैं और उनके इक्वल टू 0 करके और फिर जो मान आते हैं वही बहुपद के शून्यक हो जाते हैं। यहाँ तक तो बात पता थी। अब इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच कैसे करनी है उसकी बात कर लेते हैं। अगली स्टेप क्या होगी, पहले आप इन शून्यकों का योगफल निकालोगे और गुणनफल निकालोगे। ये शून्यक दिए गए,
शून्यक हमने निकाल ली, इनका योगफल लिखते हैं। अगर इन शून्यकों का योगफल लिखे, शून्यकों का योगफल, तो शून्य क्या है, अभी फार्मूला नहीं लगाना कि फार्मूला नहीं लगाना, ये शून्यक हमने निकाल लिए, इन्हीं का योगफल कर लो। 4 और -2 हो जाएगा, 4 प्लस -2 क्या आ जाएगा, -2, प्लस का 2 आएगा भाई, प्लस का 2 आ जाएगा। अगर शून्यकों का गुणनफल लिखे यहां पर, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 गुणे -2, 4 गुणे -2 कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 माइनस का 8। ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमने शून्यकों को देख कर लिख लिया। सत्यता की जांच कैसे करनी है, जब ये चीज हो जाए फिर आप फार्मूले से डायरेक्ट इस शून्यक के योगफल और गुणनफल लिखेंगे। कैसे, इस फार्मूले की मदद से। जैसे ये हमें एक बहुपद दिया गया, इसकी डायरेक्ट मदद से हम शून्यक का योगफल लिख सकते हैं कि ये -b/a होगा। तो ऐसे ही हम इसको देख के अब लिखेंगे शून्यक का योगफल और गुणनफल। कैसे, देखो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया था, x² माइनस के 2x माइनस का 8। ठीक, अब हम अगर शून्यक का योगफल लिखें, शून्यक का योगफल वही अल्फा प्लस बीटा लिखे, सीधा आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं पहले ही। शून्यकों का योगफल, यहां पर फार्मूले का उपयोग करना है, वहां तो हमने निकाल लिए थे शून्यक, यहां मान लो हमें नहीं पता है कि क्या शून्यक है, अभी पहले हम लिख रहे हैं सीधे। तो -b/a होता है, तो -b/a मतलब -2, माइनस तो लगा, एक -2, ठीक, a मतलब 1, कितना आ जाएगा 2। शून्यकों का गुणनफल निकालो, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल होता है c बटे मतलब -8 बटे का 1 बराबर -8। क्या आया है, फार्मूले की मदद से शून्यक के योगफल गुणनफल क्या है, 2 और -8। और जब हमने शून्यक निकाले गुणनखंड करके तब योगफल और गुणनफल क्या आया है, डायरेक्ट हमने ऐसे जब निकाले तो हमारे योगफल गुणनफल क्या मिला, 2 और 8, 2 और -8 सेम है, 2 यहां पर भी है योगफल, 2 यहां पर भी है योगफल, -8 यहां पर भी है गुणनफल, -8 यहां पर भी है गुणनफल। अतः सत्यता की जांच हो गई, यही बस सत्यता की जांच है, यहीं पर लिख सकते हो ऊपर, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच आप लिख सकते हो कि ये सत्यता की जांच है। ये हो गई सत्यता की जांच, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। पहले क्या काम करना है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो आपको ये दिया जाए बहुपद उसके गुणनखंड करके शून्यक निकाल लो, फिर उन गुण देख के शून्यकों का योगफल लिख लो, गुणनफल फार्मूले से नहीं, जो शून्यक आए हैं उन्हीं को जोड़ के उन्हीं को गुणा करके लिख लो। फिर आप से डायरेक्ट अगर इसके हमें शून्यक निकालने हैं तो हमारे पास फार्मूला भी है सर, कि हम फार्मूले से भी लिख सकते हैं शून्यक के क्या होंगे, क्योंकि शून्यक का हमने फार्मूला भी पढ़ा है। तो फार्मूले की मदद से फिर लिखो कि -b/a क्या यही आए जो हमने निकाले हैं, ये सही है, इस फार्मूले की मदद से वेरीफाई कर लो। जो फार्मूला लगाया है, जो हमने ये गुणनखंड किए हैं, वो सही है या नहीं, तो गुणनखंड सही अगर किए होंगे तो ये बराबर आएंगे, ये भी बराबर आएगा इसके। अगर ये बराबर आ गए तो मतलब हमने जो शून्यक निकाले वो सही निकाले, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ऐसे ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, एक और करते हैं, और क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस का 8u, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है, इस बार इसको PU मान लेते हैं, PU बराबर u स्क्वायर 4u² प्लस का 8u, 4u² प्लस का 8u। अरे यहाँ पे u इस वजह से लिखा क्योंकि u में बहुपद है, यहाँ x में होता है तो इसलिए x में जब ये दिया गया तो यहाँ x, यहाँ पर ये u में दिया गया इसलिए u में लिख लिया, ठीक है। अब इसको कैसे करना है सर, अच्छा ये दूसरे फॉर्मेट का है, इसमें कुछ नहीं करो, इसमें डायरेक्टली तुम जब ऐसे दो दिए जाए ax² और प्लस bx के रूप में दिया जाए, देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 4u कॉमन ले सकते हैं, 4u अगर कॉमन लेंगे तो u बचेगा, यहाँ पर यहाँ 4 दूना 8 केवल 2 बचेगा, हो गए, हमने गुणनखंड कर लिए। यहाँ तो हमें गुणनखंड करने पड़े क्योंकि तीनों पद थे, अगर तीनों पद हो गए तो गुणनफल तोड़ने पड़ेगा बीच वाले को, फिर गुणनखंड करेंगे। लेकिन अगर केवल 2 पद दिए गए बीच वाले ये, तो कुछ नहीं करो, सिंपल एक कॉमन ले लो, ये गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया, ये भी एक रैखिक बहुपद है, ये भी एक रैखिक बहुपद है, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, रैखिक बहुपद है, बस इक्वल टू 0 कर दो। क्या करो, PU इक्वल टू हमने 0 कर दिया, सीधे शून्यक निकाल लेते हैं, तो 4u और u + 2 इक्वल टू 0, तो एक बार हो जाएगा 4u इक्वल टू 0
एक बार हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से u बराबर आ गया कितना, 4 उधर जाएगा तो भी 0 रहेगा। यहाँ u बराबर आ गया माइनस का 2। दो बहुपद के हमारे पास मान आ गए, u बराबर 0 और u बराबर माइनस 2। निकाल लेते हैं इनका योगफल और गुणनफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का अगर योगफल यहां से निकाल लें तो क्या आएगा सर, योगफल हो जाएगा 0 और -2। डायरेक्टली लिखना है केवल, फार्मूला कुछ नहीं लगना है यहाँ पर जो आ गए शून्य को इसी के हिसाब से लिख लो। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो गुणनफल क्या आ जाएगा सर, गुणनफल 0 गुणे -2 हो जाएगा, 0 गुणे -2 तो आ जाएगा 0। तो ये शून्यकों का योगफल और हमने गुणनफल निकाल लिया। जब हमने शून्य हल किया उससे निकाल लिया। अब फार्मूले की मदद से, अगर फार्मूले की मदद से निकालना है तब पहले हम लिख लेंगे सत्यता की जांच। यहां पर ऊपर डाल लो सत्यता की जांच, बस ये जांच डाला। अब फिर क्या करोगे, अब आप लिख लो बहुपद क्या दिया गया, बहुपद दिया गया 4u² प्लस का 8u। अगर हमें योगफल ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है माइनस का b/a। तो माइनस b क्या है हमारे पास, अब यहां पर अच्छा पहले वो रूप लिख लो। अगर अब यहां पर b की बात करें तो ये पूरे व्यापक रूप में तो नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c और होता है, तो c मैं उस दूसरे पेन से लिख देता हूं, मतलब कि कुछ प्लस अचर पद और होता है, c और होना चाहिए था, c नहीं है कोई दिक्कत नहीं, c नहीं है मतलब कि कितना है वो 0 है, प्लस 0 लगा लो, ठीक। वो हमारे पास यही दर्शाएगा कि c नहीं है वो 0 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं -b मतलब कि -4, a हमारे पास कितना है 8, तो ये हमारे पास a हमारे पास अरे -b/a है भाई, -b कितना है ये 8, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का था। a हमारे पास कितना है 4, काट दो, 4 दूना 8 माइनस का 2 आ गया। ऐसे ही गुणनफल निकालो अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/c। यहाँ पर क्या है, c तो दिया नहीं गया था इसलिए 0 मान लिया। a हमारे पास क्या है 4, ये कितना आ जाएगा 0। देखो योगफल गुणनफल, शून्यकों का योगफल -2, शून्यकों का गुणनफल 0, वही तो आ रहा, चाहे फार्मूले से निकालो चाहे गुणनखंड करके निकालो, दोनों से सेम आ रहा है। जैसे यहाँ पर आया था तो जैसे यहाँ पर आया ऐसे यहाँ पर आया, मतलब सत्यता की जांच हो गई कि यहाँ पर भी योगफल गुणनफल बराबर है, जो हमने गुणनखंड करके निकाले जो हमने फार्मूले के मदद से निकाले, दोनों बातें सेम है, मतलब कि सत्यता की जांच हो गई, हमने जो निकाला है वो सही निकाला है। ऐसे ही तीसरे प्रकार का पैटर्न और ले लेते हैं, ये सारे पैटर्न करा देंगे कि कोई स्किप ना हो, ऐसा कुछ भी ना रह जाए जो आपके एग्जाम में आया हो और आपको पता ना हो। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, बोरियत तो नहीं लग रही कि सर बहुत स्लो आराम से चल रहा है ये वो। रिवीजन है, छोटा चैप्टर है, एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लोगे, जो मैंने बताया है सारी चीजें समझ लोगे तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधा एग्जाम में पूरा क्वेश्चन करके आओगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तभी मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर बड़ा होता तो मैं थोड़ा फास्ट चलता, मैं फास्ट इस वजह से भी नहीं चल रहा हूँ क्योंकि बहुत आराम से समझने वाली चीजें हैं, आराम से समझ लेते हैं, क्यों जल्दबाजी में कुछ गलत कर लें, कैलकुलेशन मिस्टेक करें, ये सब एक बार अच्छे समझ लें। कैलकुलेशन तो फिर हम स्ट्रॉन्ग कर ही लेंगे बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है। चले आगे, और हम लोग बृहस्पतिवार अगर हम देखें, जो आपका कल का जो हमारे पास दिन होगा, कल के दिन में हम लोग क्या करेंगे, लाइव आएंगे। कल तो हम एक बार पिछले लेक्चर में आए थे, इसी का क्या करते हैं, अब त्रिकोणमिति चैप्टर रह गया था और ये बहुपद हो जाएगा, तो त्रिकोणमिति और बहुपद के हम एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कराए थे वैसे ही सेम करेंगे और प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब सारे हमारे पास जिसका वन शॉट होता जा रहा है उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग वाले मैं यहाँ वन शॉट में करा ही देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो उस पर ज्यादा बनते हैं, जो उस पर प्रैक्टिस हो सकती है, ज्यादा फार्मूले पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने जो भी आगे का पार्ट है उसको आसान करते रहेंगे, ठीक है। तो जो कल का लेक्चर होगा आपका, जो लाइव वाला होगा, लाइव मिलेंगे हम लोग फिर से एक बार, तो सारे लोग आइएगा, मौजूद रहिएगा, वन शॉट जरूर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, सारे लोग लाइव रहिएगा। हम लोग क्लास 7:30 पे करते हैं तो 7:30 पे ही करेंगे, लाइव करेंगे और 1 घंटे की क्लास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझेंगे सारी चीजें, बढ़िया मजेदार क्लास होगी, ठीक है। बात करने का मौका मिलता है आपसे। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्या दिया गया है, t² - 15, बढ़िया क्वेश्चन है ये, t² - 15, तो इसको हम pt लिख लेते हैं, जैसे वहां px लिखा, pu लिखा, इसे t² के रूप में, t के रूप में है तो t लिख लेते हैं। t² - 15, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, एक चीज समझो पहले। मान लो ये लिखा है x² - 4, तो क्या आप इसे ये नहीं लिख सकते x², इसको हम रैखिक बहुपद के रूप में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक बहुपद लिखा है द्विघात बहुपद, 4 को हम क्या 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा है, इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख लिया। और एक फार्मूला हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, पढ़ते चले आ रहे हैं ना। इसमें ये फार्मूला भी लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, कर सकते हैं इसको, आराम से तोड़ सकते हैं। ये भी एक रैखिक बहुपद है, एक ही रैखिक बहुपद, इक्वल टू 0 कर लेंगे तो इस बहुपद के मान निकल आएंगे। तो इस टाइप का जब पैटर्न हो कि bx वाला टर्म ना दिया जाए, मतलब बीच वाला, इसमें देखो कौन सा टर्म स्किप है सर, इसमें अगर आप देखें तो एक टर्म स्किप है, अगर इसको हम लिखें तो टी स्क्वायर प्लस का 0t माइनस का 15, ये 0t वाला जो टर्म था वो नहीं दिया गया था, क्योंकि व्यापक रूप जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो c और x स्क्वायर वाला पद तो हमें दिया गया था, लेकिन सर ये बीच वाला bx नहीं दिया गया, तो उसको हमने 0 मान लिया कि 0 के साथ t लगा, 0t की वैल्यू 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, बस आसानी रहेगी, देखने में समझ में आ जाएगा, इसलिए 0t लिख लिया है ताकि क्लियरिटी बनी रहे अपने पास। अब चलते हैं आगे। अब इसके मान लो हमें करने होते गुणनखंड, तो हम कैसे करेंगे, इसमें तो डायरेक्टली वही कर लेते हैं, पहले इसको रहने ही दो, कोई दिक्कत उससे समझ लें कि 0t वाला स्किप है। यहाँ पर डायरेक्टली यही काम कर सकते हैं कि सर एक काम हम कर सकते हैं कि इसको तो टी स्क्वायर लिखा है, क्या -15 को भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर तोड़ा, 4 को तो हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया, लेकिन 15 तो किसी का भी वर्ग नहीं होता, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 हो जाता है, 15 तो किसी का नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता है तो आप इसको आराम से लिख सकते हो √15 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अरे जैसे यहाँ पर 15 न लिख के मान लो लिख दे कभी 29, तो कैसे लिखेंगे सर, 29 को हम लिख सकते हैं √29 का स्क्वायर, तो उसको रूट में लिख लो, फिर उसका वर्ग कर लो, क्योंकि रूट से वर्ग कैंसिल होकर वही संख्या मिल जाती है, तो बेहद आसान हो जाएगा जब हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, जब भी पूर्ण वर्ग ना बनना हो उसका रूट लगाओ, उसका स्क्वायर लिख लो, पूर्ण वर्ग नई संख्या है, पूरी नहीं किसी से कट रही, तो √29 खट से उसका वर्ग कर लो, आराम से हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कर लिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। अब इसको इक्वल टू 0 कर लो, तो जो हमारे पास बहुपद है इसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो t प्लस 15 √15 और t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0, तो t प्लस √15 इक्वल टू 0, एक बार t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई माइनस का √15 और यहां से क्या आ गई, t बराबर √15, दो वैल्यू हमारे पास मान मिल गए, बहुपद के शून्यक मिल गए। अब बहुपद के शून्यक का योगफल और गुणनफल लिख लेते हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, यहां से फार्मूला क्यों लिखना, योगफल लिखो सीधा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल कर रहे हैं, -15 प्लस माइनस √15, अल्फा मान लो ये मूल है, बीटा ये मूल है, प्लस √15, इससे ये कट के सीधा 0 आ गया। अगर इन्हीं शून्यकों का मान लेते हैं कि इनके शून्यक अल्फा बीटा थे, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, -√15 गुणे √15, तो रूट से रूट का गुणा होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, -15 और प्लस 15 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक, रूट से रूट हो जाएगा कैंसिल। ये बात समझ में आ गई ना, कि जैसे √15 लिखा है गुणे √15 लिखा है, तो रूट से रूट कैंसिल होकर केवल क्या बचेगा, 15 बचेगा, ठीक। ये माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये बात हमें 15 है, क्योंकि रूट का मतलब होता है 15 की घात 1/2, इस रूट का भी मतलब हो गया 15 की घात 1/2, ठीक। ये घात 1/2 घात 1/2 है, अब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो जैसे 1/2 ये भी घात 1/2 है तो ये भी 1/2 हो गए, क्योंकि आधार दोनों के 15 थे तो घातें जोड़ ली हमने। ऊपर अच्छा एलसीएम ले लो, तो आधार ये भी ये एलसीएम लोगे तो ये तो हर तो समान है, तो 1 + 1/2, तो 15 2/2, 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 15 की घात 1 हो जाता है, यहाँ से ये 15 निकल आता है। ये बेसिक सी बात है, मैं बता दी कि दिक्कत ना रहे कि कैसे हो गया 15, रूट कैसे हट गया, ठीक, ऐसे हट गया रूट, ये आ गया। अब फार्मूले से कर लेते, इसको हटा देते, ये तो सब जाले के लिए पार्ट था, इसको हटा देते। अब फार्मूले से अगर करना है तो हम सीधे इस बहुपद को लिख ले, अगर टी स्क्वायर वही लिख लेते हैं उस रूप में 0t, ताकि हमें बी भी यूज करना पड़ेगा फार्मूले में, तो और फिर उसके बाद -15। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, फार्मूले से कर रहे हैं, -b/a, -b क्या है यहाँ पर, b 0 है, क्योंकि b वाला गुणांक नहीं दिया गया था,
तो a हमारे पास 1 है, ये 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c बटे a है, मतलब -15/1 है, तो कितना आ जाएगा -15। देखो बराबर आ रहा है, 0 -15, 0 -15। शून्यकों का योगफल भी -0 है और गुणनफल जो है वो -15 है। ये हमारे पास क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई, सत्यता की जांच। यही क्वेश्चन इसमें बनते हैं, यही 3 क्वेश्चन बनते हैं जिनकी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली आराम से। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? तो बहुपद के शून्याङ्कों गुणांकों में जो संबंध होता है उस पर यही क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। आराम से कर सकते हो, 3 फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चन कर लिए। अब कुछ भी नहीं इसमें बचा है जो आपको बताया जाए, सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात आती है, एक और फार्मूला यहाँ पर सिंपल सा यूज करना है कि अगर हमें शून्यक पता है तो हम बहुपद का निर्माण कर सकते हैं क्या? वैसे बहुपद को बनाना, तो बहुपद को बनाना कैसे? द्विघात बहुपद को बनाना है। कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक और योगफल और गुणांक तथा गुणांक पता हो। वह द्विघात बहुपद हमें बताना है जिसके शून्यकों का योगफल हमें पता हो और गुणांकों का, शून्यकों का गुणनफल भी पता हो। तो आप बहुपद का निर्माण कैसे करोगे? बस एक फार्मूला है, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। हमें बहुपद के निर्माण का एक फार्मूला पता है, वो होता है px बराबर k ब्रैकेट में x² माइनस शून्यकों का योगफल सिंपल सा एक फार्मूला है, वही यूज करना है, और प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस इसी से हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। बस यही एक फार्मूला। कुछ बच्चे के नहीं लगाते हैं, यहाँ पर सीधे क्या करते हैं, ये के ना लगा के, ये के हटा के x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल, आंसर उससे भी आ जाता है। सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन के लगाना है। के बगैर हम नहीं करेंगे। के क्या होता है, के कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी अचरमान हो सकती है। के क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर रियल नंबर कोई भी हो सकता है। परेशान ना होना, अभी के का मतलब समझ में आ जाएगा। परेशान ना होना कि के सर लिख दिया, आप क्या होगा, आप कैसे क्या होगा, सब होगा, अभी समझ में आ जाए। बस एक ही फार्मूला है, शून्यकों का योगफल यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे x² है, यहाँ x है, यहाँ शून्यकों का गुणनफल ले देंगे। योगफल और गुणनफल हमें क्वेश्चन में दिया होगा, बाकी फार्मूला याद रखना है। के की वैल्यू कैसे रखनी है अभी समझ में आ जाए। के की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, मैक्सिमम के की वैल्यू हम 1 लेते हैं, बाकी कुछ भी ले सकते हो, कोई भी जो आपका बल हो। अभी समझ में आ जाएगा कब क्या वैल्यू ले ली, स्थिति के अनुसार लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। कौन सी? ये शून्यकों का योगफल दिया है, ये गुणनफल दिया है, ये शून्यकों का योगफल दिया है, ये शून्यकों का गुणनफल दिया है, ये शून्यकों का योगफल दिया है, ये गुणनफल दिया है। तो हमें इस बहुपद का निर्माण करना है, वह द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। करते हैं। पहला वाला मैं बता रहा हूं, पहले वाले में हमें शून्यकों का योगफल 1/4 दिया है, गुणनफल -1 दिया है। डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला मैंने क्या लिखा, px बराबर k शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योग, अच्छा इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, सीधे का है बार बार इतना लिखेंगे, k x²। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा अगर शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा योगफल, गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। क्यों बार बार इतनी पूरी लाइन लिखेंगे, सीधा अपनी फॉर्म में चलेंगे। ये भी एक फार्मूला है, ये दोनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। दोनों बातों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे योगफल था अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, गुणनफल था अल्फा इंटू बीटा लिख लिया, बस ठीक वही बात है। तो यही करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल x और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, ये सीधा हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक। यहाँ पर पहले वाले केस में सर देखें तो अल्फा बराबर हमें क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या दिया गया, क्योंकि योगफल और गुणनफल दिया है। ये अल्फा और बीटा ना लिख लेना, ये सीधा योगफल और गुणनफल दिया है। कह रहा है देखो शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर ये दिया गया है सीधा। ये ना करना कि उसको अल्फा ले लो, इसको बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालो, नहीं गलत हो जाएगा। ये 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, गुणनफल माइनस है, क्योंकि इसने बोल दिया योग और गुणनफल दिया है, ठीक। तो ये बात हो गई शून्यकों का योगफल और गुणनफल की। अब बात करते हैं px बराबर, k की जगह k रहने दो, परेशान ना हो भी, x² रखो। योगफल क्या दिया गया है सर, योगफल हमें दिया गया है 1/4 x प्लस गुणनफल हमें क्या दिया गया, -1, ये दिया गया है। 4 एलसीएम ले लेते हैं, px बराबर
कुछ ना करो, 4 एलसीएम ले लो तो 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, 4 का गुणा हो जाएगा, देखो 4 इधर गुणा हो जाएगा, 4 इधर गुणा हो जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, ठीक, x के नीचे तो 4 है। ये यहां तक कर लो, कुछ नहीं करो, पहले फार्मूला लिखो, योगफल की जगह योगफल लिख दो, गुणनफल की जगह गुणनफल रख दो, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेके इतना कर लो, फिर के का मान रखना है। क्या रखोगे के का मान? बस हर में जो वैल्यू लिखी, जब एलसीएम लिया तो हर में जो आया वही वैल्यू यहां पर मान लो कि के की वैल्यू 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, एक बहुपद मिल जाएगा। जो भी हर में आए उसकी की जगह के की वैल्यू वही रख दो, जो भी यहां पे आए वो यहां पे रख दो। यहां पर अगर सिंपल चल रहा होता, यहाँ पे 1 होता या 2 होता तो कुछ भी ना आता इसके नीचे। मान लो हर में कुछ भी नहीं आया तो हर में कुछ भी नहीं, मतलब हर में 1 है। अगर मान लो ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3 आ गया कोई बहुपद, तो मतलब हर में क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो के की वैल्यू 1 रख दो। अगर कुछ लिखा है तो वो वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर हम लिख देंगे px बराबर, यहाँ पर के की वैल्यू हमने 4 रख दी, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बटे का 4, 4 से 4 कट गया, यहाँ लिख दो साइड में, माना k बराबर 4। कोई भी वास्तविक संख्या होती है वो हम परिस्थिति के अनुसार लेते हैं, जो नीचे बनता है वही लिख लेते हैं, क्योंकि उसे काटना है। बस काट दिया, ये बहुपद आ गया। क्या बहुपद आ गया? px बराबर आ गया 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, यही आंसर है। बस इस बहुपद का ये आंसर हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद हमने निकाल लिया। फार्मूला लगाओ, वैल्यू रख दो, योगफल गुणनफल दिया होगा डायरेक्ट रख दो, एलसीएम ले लो, जो एलसीएम में नीचे बटे में आ जाए उसी की जगह के की वही वैल्यू रख दो, काट दो, आंसर लिख दो। सेम दूसरा करते हैं, जिससे हमें √2 और √13 दिया गया। हमें इस बार अल्फा प्लस बीटा दिया गया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 13। करते, फार्मूला लिख रहे हैं सर। फार्मूला होता है px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। px बराबर रखो वैल्यू, के की जगह के रहने दो, डिस्टर्ब ना करो उसको, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा √2, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? 13। सर ये हो गया px बराबर के, इसमें तो कुछ एलसीएम वाला बन नहीं रहा, तो बस डायरेक्टली लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस का √2x और प्लस का 13, ये हो गया। हाँ, इस बार देखो सर बटे में कुछ नहीं आया, आप क्या के का मान रखे? कुछ नहीं बटे में आया, माना के बराबर 1, के की वैल्यू 1 रख दो, कुछ ना करो। बटे में कुछ नहीं आया, के बराबर 1, सीधा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस का 13। के रखना है, के इंपॉर्टेंट है, ये ना सोचना कि सर के नहीं रखेंगे तो गलत होगा। गलत नहीं होगा, आंसर आ जाएगा, आंसर भी सही होगा, हो सकता मार्क्स भी पूरे मिल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो छोटी चीजें हैं वो याद रखनी, इसका बहस तो अभी समझ में आ जाएगा आगे। तो के की वैल्यू, के रखो, के को बांधो, तो आपको कंफर्म है नंबर कटेगा ही नहीं। हमें पूरे में पूरे मार्क्स चाहिए, हमें आधे नंबर का भी वो नहीं करना है कि आधा नंबर भी हमारा कटे, ठीक है। जब हमें आता है तो हमें पूरा आता है, क्या मतलब है थोड़ा आता है आधा आता है, जब आता है तो पूरा आता है, तो रखो रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है? ये 0 और √5 दिया गया है, हमें अल्फा प्लस बीटा 0 दिया गया है। एक और कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा हमें √5 दिया गया है, ये हमें दिया गया है। सीधा फार्मूला लिख रहे हैं, px बराबर होता है सर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रखो, px बराबर के एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर है। अल्फा प्लस बीटा क्या है सर? 0 एक्स। अल्फा इंटू बीटा क्या है? √5 है। रखो, px बराबर क्या आ गया सर? के जो आया है वो रखो, एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस का √5 बचा केवल। अब सर के का मान क्या रखे? वही केस बन गया कि हर में कुछ नहीं है, मतलब के बराबर 0 नहीं 1, तो के बराबर क्या? 1, माना के बराबर 1, बहुपद हमारे पास ये आ गया। जब कुछ नहीं है हर में तो के बराबर 1, सीधे आंसर आ गया। क्लियर है? बस यही 2 क्वेश्चन बनते हैं 2.2 में, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन ये वाला फॉर्मेट बनेगा कि द्विघात बहुपद देगा, उसका कहेगा शून्यक निकालो, उसकी सत्यता की जांच भी करो, उनके गुणनफल और योगफल की मदद से। जो फार्मूला पढ़ा है उसको भी सत्य करो कि ये जो फार्मूला आपने पढ़ा है वो सही है, या जो आपने गुणनखंड किए वो सही है या नहीं। तो जो गुणनखंड किए हैं वो बराबर आ रहे हैं हमारे पास, जो हमने फार्मूला लगाया दोनों बराबर आ रहे हैं,
सत्यता की जांच हो गई। सेम हमने 2-3 क्वेश्चन फॉर्मेट कर लिए, 3 फॉर्मेट बनते हैं, उसी तीनों क्वेश्चन कर लिए, एक भी नहीं छोड़ा हूं। मैं चाहता एक करा देता, लेकिन तीनों दूसरा फॉर्मेट आ गया तो कैसे करना है सर, इस फॉर्मेट का आ गया तो कैसे करना है, ऐसे करना है। तो तीनों टाइप की प्रैक्टिस कर लो, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी हमने देख लिया कि अगर शून्यक दिए हो, योगफल भी दिया हो, गुणनफल भी दिया हो, तो कैसे निकालना है। मान लो कोई दो शून्यक दे दे, अल्फा और बीटा, फिर कह दे बहुपद का निर्माण करो तो भी कर लोगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे, फिर उसके बाद आप आराम से उसका निर्माण कर सकते हो। अगर डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा, तो फार्मूले में डायरेक्ट रखो, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इसकी बात। एक अंतिम क्वेश्चन बचा, पूरा हम लोग का बहुपद फिनिश है। एक अंतिम क्वेश्चन बचा है जो अल्फा और बीटा पर हमारे पास बनता है। क्या क्वेश्चन बना है कि यदि बहुपद 2x² - 3x+1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो इसका मान ज्ञात करो। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का हमें मान बताना है। कह दिया इसके शून्यक ये है अल्फा बीटा। अरे अगर शून्यक दिए गए हैं, इस बहुपद के शून्यक हमें दे दिए इसने कि ये शून्यक है, तो हम अल्फा प्लस बीटा आराम से लिख सकते हैं। कैसे सर, वो होता है -b/, और हमें पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप का होता है, ax² प्लस का bx प्लस के c रूप का। तो यहाँ पर सर क्या है, अल्फा प्लस बीटा -b/, -b मतलब -3, a हमारे पास कितना है 2, -3/2, अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, तो c/a कर दो, c हमारे पास क्या है 1, a क्या है 2, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। इसको अलग कर लो, अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू रख दो। क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/2, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। एलसीएम ले लो, -2 तो हमारे पास है -3 -1 कितना आ गया -4/2, 2 से 2 उड़ा दो, -2। आंसर इज -2। एक क्वेश्चन ये बनता है, एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है, लेकिन दूसरे बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आता है। यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन बदल सकता है, अल्फा प्लस बीटा मान लो यहाँ पर ये लिख दे, इसकी जगह ये लिख दे कि 2 अल्फा प्लस बीटा -4 अल्फा बीटा का मान बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल ही लोगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे, c/a से मान रख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे वो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यही अंतिम क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतनी ही बड़ी एक्सरसाइज है, 2.2 हमने कर ली, 2.1 मैंने मैक्सिमम सारे ही क्वेश्चन करा दिए जो आपके क्वेश्चन बनते थे। कुछ बेसिक का पार्ट था जो घात और पद गुणांक उन सबको भी समझ लिया, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए, कोई ऐसी चीज ना रह जाए जो आपको पता नहीं थी बेसिक से। और हम लोग अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन सारे कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। तो कैसा था वन शॉट सभी लोग जरूर बताएंगे, और ज्यादा बड़ा वन शॉट नहीं था, छोटा ही था। आराम से सारे लोग पूरा कंप्लीट करो, पूरा देखो एक बार के साथ ही। मैक्सिमम चांसेस है कि जो सब बच्चे अब देखा होगा उन्होंने पूरा ही एक साथ देख लिया होगा, तो पूरा कवर करो, पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगला वन शॉट जो आएगा वो मैं आपको कल इन्फॉर्म कर दूंगा, जब लाइव क्लास होगी बता दूंगा आपको। सभी लोग अच्छे से वन शॉट कंप्लीट करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे अगले वन शॉट्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।